दलितों ने जब से सिर उठाना शुरू किया, मनवादियों की अंतड़ियों में दर्द होने लगा। जब दलितों के अधिकारों की वकालत हुई, उन्हें अधिकार मिले, तब इन मनवादियों ने उन्हें दबाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया। जो दलित ऊपर उठे, उन्हें रास्ते से हटाया गया। जो दलित बेटी पढ़ाई में ऊपर उठी, उसका परेड निकालकर मार डाला गया। जो दलित नेता बने, उन्हें सरेआम के घाट उतारा गया। एक ऐसे ही कहानी है तमिलनाडु के मेलाओलाऊ गांव की, जहां मनवादियों ने जनता द्वारा चुने गए दलित पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों को बस में घुसकर बेरहमी से इसलिए मार दिया क्योंकि उच्च जाति के लोगों को यह पसंद नहीं था कि कोई दलित व्यक्ति उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। तमिलनाडु में दलितों पर हिंसा की खबरें दशकों से आ रही हैं, लेकिन सरकारों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आज भी सरकारों का रवैया दलितों के प्रति ज्यादा नहीं बदला है। राज्य ने उनके सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए कोई पहल नहीं की है। चलिए मामले पर आते हैं। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई जिले के मेलाओलाऊ गांव की यह घटना है। तमिलनाडु पंचायत अधिनियम 1994 के अनुसार यह गांव जिस पंचायत में आता है, उस पंचायत को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित किया गया। वहां का स्थानीय कल्लर समुदाय दलितों को अपने नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि दलितों को प्रमुख जाति द्वारा दशकों तक गुलाम बनाकर रखा गया था। ऐसे में उच्च जाति के लोग इस अधिनियम को मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि बावजूद इसके यहाँ पंचायत चुनाव कराए गए, लेकिन बूथ कैप्चरिंग और संबंधित घटनाओं के कारण चुनाव 2 बार स्थगित किया गया। फाइनली 1996 में चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव से पहले ही उरकुटम, यह वहां की स्थानीय खाप पंचायत के समान ही एक प्रणाली है, उसने दलितों को चुनाव लड़ने से परहेज करने का आदेश दिया था। दलितों के लिए आरक्षित इस सीट पर जो भी दलित नेता चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, उन्हें धमकियां दी गई, मारा गया, पीटा गया और नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। उच्च जाति के लोग चाहते थे कि वह इस सीट से अपने किसी कठपुतली को चुनाव जिताएं, ताकि चुनाव जीतने के बाद उनके हिसाब से चीजें चल सके। हालांकि तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए दलित नेता के मुरुगेसन और उनके 5 साथियों ने चुनाव में जीत हासिल की। के मुरुगेसन पंचायत अध्यक्ष बने और उनके साथी पार्षद बने। दलितों के चुनाव जीतते ही मनवादियों के सीने में दर्द शुरू हो गया। उनका दाना पानी पचना बंद हो गया। इस दलित नेता को सत्ता में आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि मनवादियों ने गांव के 6 दलित परिवारों पर हमला कर दिया। ऐसे में मुरुगेसन और उनके साथी दलितों पर हमले की शिकायत करने जिला कलेक्टर के पास पहुंच गए। दिन था 30 जून 1997 का, जब ये 6 लोग दलित परिवारों पर हमलों के बारे में जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद मेलूर से गांव वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में ही उनके बस को रोक लिया गया और उन सभी 6 लोगों की हत्या कर दी गई। दलितों के दिलों में खौफ भरने के लिए उच्च जाति के लोगों ने इनकी काफी नृशंसता से हत्या की थी। उन्हें न केवल इन्हें मार डाला, बल्कि उनके शरीर को भी छत विछत कर दिया, ताकि उनके समुदाय को डराया जा सके। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया और कई दलित परिवारों को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि हमलावरों ने पंचायत अध्यक्ष मुरुगेसन का सिर काटकर आधा किलोमीटर दूर एक कुएं में फेंक दिया था। इस नरसंहार के मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 23 को बरी कर दिया और 17 को तब के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद दोषियों की ओर से इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन इन न्यायालयों ने भी सजा को बरकरार रखा। ध्यान देने वाली बात है कि इन 17 दोषियों में से एक की जेल में ही मौत हो गई और 3 को साल 2008 में समय से पहले रिहा कर दिया गया। उसके बाद तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी मनाने हेतु राज्य ने 10 साल की सजा पूरी कर चुके सजा याफ्ता कैदियों की समय से पहले रिहाई के मामलों पर विचार करने के लिए योजना बनाई। इस प्रकार राज्य सरकार ने शेष दोषियों को भी साल 2019 में माफी देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले पर सवाल उठे और मद्रास हाई कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हुए समय से पहले रिहाई का आदेश दिया है। इसमें पीड़ित परिवार की आपत्तियां और आरोपी का आचरण शामिल है।
खंडपीठ ने कहा, मौजूदा मामले में हम पाते हैं कि समय से पहले रिहाई का विवादित आदेश प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद जारी किया गया। इसमें पीड़ितों की ओर से आपत्तियां और पेरोल के दौरान और जेल में कैदियों का आचरण, कानून और व्यवस्था की स्थिति शामिल है। 17 दोषियों में से 3 केस समय से पहले रिहा होने के बाद गांव में प्रचलित उन 3 दोषियों और शेष 13 दोषियों के बीच समानता है। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए समय से पहले रिहाई को चुनौती दी कि दोषियों में से एक को पहले अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की दोहरी हत्या करने का दोषी ठहराया गया, जिसने उसे छूट का लाभ पाने का अधिकार नहीं दिया। यह तर्क दिया गया कि राज्य इस तथ्य को ध्यान में रखने में भी विफल रहा है कि ग्रामीण जातिगत भेदभाव और अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ हिंसा का शिकार थे। हालांकि इसके बावजूद भी मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई पीठ ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये अपराधी सजा पूरा किए बिना ही जेल से बाहर आ गए। सरकार के इस फैसले पर लगातार सवाल उठे, लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, अदालत से हस्तक्षेप की मांग हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि मिलाओ लाओ गांव में स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। दलित समाज की स्थिति में अभी भी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। आज भी उन्हें हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे दानवों को छोड़ने के पीछे सरकार की मानसिकता क्या थी? कोर्ट ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? उन्हें रिहा करना कितना तर्कसंगत था? इन सवालों के जवाब आज भी हर कोई ढूंढने का प्रयास कर रहा है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।